हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम नहीं होना बीमार चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो ये जो नहीं होना बीमार चैप्टर है ना, इसके जो लेखक हैं वो हैं, देखो, वो हैं स्वयं प्रकाश। अब ये लेखक का जो परिचय का पाठ है ना, लेखक से परिचय का पाठ, आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से जान जाओगे कि ये जो कहानी है ये किस चीज पर बेस्ड है। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों में को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे जीवन की कहानियां हैं। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं की को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सोचने और समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी पूरा इन्होंने ही लिखा है। ये स्वयं प्रकाश खुद इसके रचिता है और यही इन्होंने ही ये एक्ट भी किया है, मतलब पात्र के रूप में। तो आइए इसे पढ़ते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो चैप्टर है क्या है? नहीं होना बीमार, मतलब नहीं होना है बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। अब ये स्वयं प्रकाश जी अपने बचपन की कहानी में बता रहे हैं कि एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यहाँ मेरा पहला अवसर था। फर्स्ट टाइम वो गए थे। एक बड़े से वार्ड में ऐसे कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। कदम एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। तो जैसा कि आप सभी पता नहीं कभी गए हो कि नहीं हॉस्पिटल, लेकिन अगर जाओगे ना तो ऐसा ही दृश्य होता है। सब पर सफेद दीवारें होती हैं और सब पर सफेद चादरें और लाल कंबल रहते हैं। ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे होते हैं और फर्श एकदम चमकता हुआ होता है। तो इस तरह का दृश्य जो स्वयं प्रकाश जी ने देखा अपने बचपन में, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, क्योंकि अस्पताल में सारी सफाइयों का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। और इस जिससे क्या होता है, न धूल होता है, न शोरगुल होता है और न मच्छर मक्खी होते हैं। तो इस चीज को स्वयं प्रकाश जी फर्स्ट टाइम गए थे हॉस्पिटल, फर्स्ट टाइम अस्पताल गए थे, तो वो देख रहे थे सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सिर हिलाया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे नर्स खड़ी है और यहाँ पर काका जो है वो लेटे हुए हैं और नानी यहाँ खड़ी है। और अस्पताल का दृश्य भी इस पूरी ये में देख सकते हो। ग्रीन कलर का पर्दा है यहाँ पर, आप इस चीज को देखो। आगे बढ़ते हैं। और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स ने हाँ कहने पर उसके जाने की नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी। अब ये कौन सोच रहा है? वो स्वयं प्रकाश जी जो बचपन में है, छोटा बच्चा, वो सोच रहे हैं।
मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काका, काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? अब ये कौन कह रहा है? नानी जी को कही। नानी जी बोली स्कूल जाना है, तो वो बोलते हैं बीमार है। तो बोली क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब गतिविधियों मतलब जो जो काम चल रहे थे, नाना जी जो कर रहे हैं, नानी जी जो कर रही हैं, वो हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है और वो उन गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया है? क्या हो गया है? बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। अब देखो यहाँ पर ये सोए हुए हैं और ये नाना जी आए हैं। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने कहा। अब ये कौन बोला? वो बच्चा जो छोटे से थे, स्वयं प्रकाश जी। वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, मुझे थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह बात अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर रानी जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। और दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद से गुड़ुब हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया है या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे कितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अब एक पुड़िया तो ऑलरेडी वो पहले खा चुके थे और नाना जी आकर क्या हुआ, फिर से वो सरदर्द की जो बातें कर रहे थे ना, तो इसलिए फिर से एक और पुड़िया उनको खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब जिस मकसद से वो बीमार हुए थे कि उनको साबूदाने की खीर मिलेगी या फल मिलेगा, तो वो उम्मीद की तो हत्या हो चुकी थी। इट मीन्स की आया ही नहीं था। न नाना जी लेकर आए, न नानी जी लेकर आई। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है, तो वो क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहा है भूख लगी है, तो फिर नाना जी ने क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा है उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर।
अब ये बचपन की बात जो वो कर रहे, उन्होंने एक्टिविटी किया ना कि गलती से वो बोल दिए कि मेरी तबीयत खराब है और मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तब उसका सजा मिल गया। दिन भर बिस्तर पे सोए हुए हैं, खाना भी नहीं मिला। अब वो सोच रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं नहीं बोलता और स्कूल जाता और रिसेस पीरियड में वो खाते नमक और मिर्च लगी हुई अमरूद। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा सी लगती भी तो ही खाने की चीजें दिखाई देती, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुझिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें सब जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे। सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पे पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। अब ये खुद को कह रहे हैं कि अक्लमंद और बनो बीमार, और आज दिन दिया हुआ हो गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? अब मैं रुआसा सा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया। अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं भी साबूदाना की खीर ही तो मांगता और कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च, लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्खड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। अब ये सारे दृश्य वो पीछे से देख रहे थे। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया और उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो ये जो बीमारी का बहाना बनाकर इनको जो चीज झेलना पड़ा ना, उसके चलते उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो बीमार ही नहीं पड़ना है। तो अब ये क्या हुआ, ये अपनी कहानी बता रहे थे और ये जो कहानी है किसने लिखी है? स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए इस चैनल को लाइक सब शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।